aspirants, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari and I'll be taking your class for Indian Evidence Act. So everybody welcome on board. Let's start the Indian Evidence Act. So guys, if you people are ready to study the Indian Evidence Act with me, हंसते खेलते तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पीजीएस को प्लीज़ सीरियसली मत लेना, होते भी नहीं है सीरियस लेने लायक। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट गाइस। आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है मेरे साथ, तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम गुदवा लीजिए अगर चाहे तो, मजाक था, ऐसे ही पीजीएस मिलेंगे। तो माय नेम इज आशा तिवारी, यू कैन वेरी इजीली फाइंड मी ऑन अकेडमी एज वेल। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ही इजी है। पहली चीज़, अगर आपको किसी ने भी बोला कि इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं याद होती, तो भाई उससे बोलो कि हमें तो याद हो जाती है। इंडियन एविडेंस एक्ट में पहली चीज़ ज़्यादा सेक्शंस नहीं है। दूसरी चीज़ बहुत मज़ेदार है इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि हो सकता है आप अभी उस सेमेस्टर में ना हो जहाँ आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ी है, तब भी आप मेरे साथ ये क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने कॉलेज में वो क्लासेस करेंगे तो आपको बढ़िया ही लगेगा और समझ में और अच्छी तरीके से आएगा। बाकी जिन्होंने पढ़ लिया है और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो ये क्लासेस उनके लिए तो बिल्कुल 100% है। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है और वो रिवाइज करना चाहते हैं, आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट गाइज, चैप्टर नंबर 1 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। शॉर्ट टाइटल आपको पता ही है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करते हैं। अब इसमें ये बात याद करने वाली होती है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो देखिए, ये पूरे भारत पे तो लागू होता है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। और ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे भी लागू होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता है और ये एफिडेविट्स पे लागू नहीं होता है। ठीक, किस पे लागू नहीं होगा? इट इज नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉर टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो ये चीज याद करने वाली होती है। जनरली आपसे यही पूछा जाता है सेक्शन 1 में, क्योंकि सभी को पता है पूरे भारत पे लागू होता है, तो कहाँ लागू नहीं होता ये चीज याद रखने वाली है। अब फोर्स में कब आया, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्स में आया 1 सितंबर 1872 को। अब उसके बाद जब आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे आते हैं, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में एक एक करके आपको बढ़िया से समझाती हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सबसे पहले दिया है कोर्ट। तो कोर्ट में सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट, सारे व्यक्ति एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स जो कि लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, वो कोर्ट के अंतर्गत आ जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर क्यों लिखा है? क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता। ठीक, फैक्ट पे जब हम आते हैं तो फैक्ट को इन्होंने डिफाइन किया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। फैक्ट का मतलब तथ्य, तथ्य का मतलब कि कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी जिसको हमारी सेंसेस परसीव कर सकें, यानी कि आंखों से कुछ देखा गया, कानों से कुछ सुना गया, हमने कुछ फील किया, जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा परसीव की गई चीजें, जो कि कुछ भी हो सकती हैं, वो आपके तथ्य हैं। या फिर कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन जिसके लिए एक व्यक्ति कॉन्शियस है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। किसी व्यक्ति ने कोई चीज देखी, ये तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कोई चीज सुनी, ये तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, ये तथ्य है। किसी व्यक्ति ने किसी चीज को एक सर्टेन ऑर्डर में प्लेस किया, ये भी तथ्य है। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई ओपिनियन है, ये भी तथ्य है। और किसी व्यक्ति की कोई रेप्यूटेशन है, ये भी तथ्य है। ठीक, अब रेप्यूटेशन कैसे तथ्य है मैम? ये क्या बात कर दी आपने? रेप्यूटेशन तो हम सेंसस से परसीव नहीं करते, तो प्रभु उसके बाद जो सेकेंड क्लॉज है वो भी देखो ना, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। ओके, नाउ coming to the other thing, relevant। relevant यानी सुसंगत, जिसको हम बोलते हैं। relevant का मतलब क्या होता है? one fact is said to be relevant to another when one is connected with the other in any of the ways referred to in provisions of this act relating to the relevancy of facts।
जब हम रेलेवेंट बोलते हैं यानी सुसंगत बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है दोस्त, जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हो कि ये दोनों मिलके हमें एक होल स्टोरी या किन्हीं तथ्यों की ओर संकेत करते हैं, तो कहा जाता है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत है, रेलेवेंट है। भाई मान लो कि ए अक्यूज्ड है बी का मर्डर करने के लिए, ठीक? अब मैंने बोला कि ए सुबह उठ के पेप्सोडेंट जो है टूथपेस्ट यूज करता है ब्रश करने के लिए। कहीं से भी ये आपको रेलेवेंट लग रहा है? क्या ये तथ्य है, चलो मैंने मान लिया कि ये तथ्य है, पर क्या ये रेलेवेंट फैक्ट है? आई डोंट थिंक सो। अब यहीं पे अगर मैं ये बोलूं कि ए जो है वो कल रात को सी शॉप से एक नाइफ खरीद के लाया, क्या ये रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ए जो अक्यूज है बी के मर्डर के लिए, उसकी मौत उसी चाकू से हुई है जिसको ए ने सी शॉप से खरीदा था, ठीक? तो वो तथ्य जो फैक्ट्स की ओर संकेत करें, और कैसे फैक्ट्स की ओर संकेत करें? फैक्ट्स इन इशू, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उनकी ओर संकेत करें, वो सुसंगत तथ्य माने जाते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू क्या होता है, देखिए। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. फैक्ट इन इशू का मतलब है कोई भी ऐसा तथ्य जो खुद या किसी के साथ मिलकर कुछ कनेक्ट करता है बाकी फैक्ट्स के थ्रू, जिनकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से प्रोसीडिंग में कोई मैटर एडमिट होता है या डिनाई होता है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। जैसे कि ए अक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए। अब इसमें फैक्ट एंड इशू क्या होगा? इसमें फैक्ट एंड इशू होगा कि क्या ए ने सही में बी की डेथ की है? क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारना? क्या ए को बी से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिली थी? या फिर क्या ए जब बी की डेथ कॉज कर रहा था तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से जूझ रहा था, या इनकेपेबल था नेचर ऑफ द एक्ट को समझने के लिए? तो ये सारे के सारे जो आपके दिमाग में आते हैं ना, जैसे हम लोग क्या बोलते थे, टीचर से शिकायत करते थे बचपन में कि मैम देखो इसने मुझको मार दिया, तो मैम क्या बोलती थी कि बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, दोनों को बुलाती थी, और फिर क्या कहती थी, तुमने मारा इसको? भाई अरे मैं शिकायत कर रही हूँ कि मारा है, लेकिन टीचर क्या बोलती थी, पूछती थी ना पहले क्या तुमने मारा इसको? तो ये जो क्या तुमने मारा इसको था, ये था फैक्ट एंड इशू, ठीक? फिर उसके बाद क्या बोलती थी कि कैसे मारा तुमने इसको, इससे मारा, ये पेंसिल तुमने चुभोई इसको, या कंपास चुभोया तुमने इसको, जबकि तुम दिखा रहे हो कि मैम ये देखिए खून की धारा बह रही है, पेंसिल से नहीं हो सकता है, हो सकता है मतलब इतनी नुकीली पेंसिल होनी चाहिए, खैर एनीवेज, तो तुम कंपास की ओर इशारा करो, लेकिन मैम पूछेंगी, ठीक? तो ये जो है ये फैक्ट एंड इशू है कि क्या सही में कंपास से मारा, क्या तुम्ही ने कंपास से मारा, क्या ये वही कंपास है जिससे तुम्हारे खून निकला, ये सारे के सारे फैक्ट एंड इशू है। मेरा कहने का मतलब इतना है। अब आ जाइए डॉक्यूमेंट पे। तो डॉक्यूमेंट क्या है? यह पहली चीज़ तो आपसे पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइंड है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आपको याद रखना है भाई डॉक्यूमेंट अब है क्या। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि किसी भी प्रकार से मैटर को एक्सप्रेस करना, डिस्क्राइब करना, चाहे लेटर के माध्यम से, चाहे फिगर के माध्यम से, चाहे मार्क्स के माध्यम से, किसी भी ऐसे माध्यम से अपने शब्दों को बयान करना for the purpose that it can be recorded when it has been used as form of letter, figure or any one of those means or marks, it will be termed as a document। यानी कि कोई भी लिथोग्राफी डॉक्यूमेंट है,
कोई भी प्लान एक डॉक्यूमेंट है, सॉरी मैप एक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंस्क्रिप्शन जो मेटल प्लेट पे लिखा है वो डॉक्यूमेंट है, कुछ लिखा आपने दैट इज अ डॉक्यूमेंट, एक कैरिकेचर भी एक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट है एविडेंस। तो एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो तो एविडेंस नहीं पढ़ोगे ऐसे कैसे भाई साहब? तो एविडेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. And all documents including electronic records produced for the inspection of court, such documents are called documentary evidence. जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस की बात करते हैं तो हमें दो प्रकार के एविडेंस देखने को मिलते हैं। पहला है ओरल एविडेंस, दूसरा है, सही बोले, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस वो एविडेंस है जो कोर्ट परमिट करता है, विटनेस जो बोलते हैं या इंक्वायरी के अंतर्गत जो आप बोलते हैं कोर्ट में, देते हैं कोर्ट को, प्रस्तुत करते हैं कोर्ट के समक्ष कि साहब मैं कुछ बोलूं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इसमें आ जाएंगे जो कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। अब आते हैं प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रूव्ड का मतलब है, समझिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, प्रूव्ड का मतलब है कि कोर्ट इस चीज को बिलीव कर रही है कि ये तथ्य एग्जिस्ट करता है या इसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है जितना कि एक कॉमन मैन मानता है कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक। डिसप्रूव्ड का मतलब है कि कोर्ट बिलीव करता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर इसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतनी ज्यादा प्रोबेबल है कि जितना एक कॉमन प्रूडेंट का व्यक्ति जो है इसको नॉन एग्जिस्टेंट मानेगा। ये हुआ प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। अब आते हैं तीसरी चीज पे जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, नॉट प्रूव्ड। अब नॉट प्रूव्ड क्या है? ऐसा तथ्य जो कि ना ही प्रूव है और ना ही वो डिसप्रूव्ड है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, समझ आ जाएगा। मैंने बोला कि ये आईफोन है, ठीक, मैंने कोर्ट के समक्ष इस फोन को दिया एज एन एविडेंस, मैंने कहा आईफोन है। कॉमन प्रूडेंट का व्यक्ति देखेगा कि हाँ भैया चमकता हुआ जो है एप्पल बना हुआ है, ये जो सीरीज है ये 11 सीरीज है, लोगों के पास ऐसी सीरीज होती है, कोर्ट में हो सकता है जज साहब के पास भी हो, तो क्या है, प्रूव्ड है। मैंने इसकी रसीद दे दी, मैंने बता दिया, तो बोलेगा प्रूव्ड है बाबा। ठीक। कॉमन प्रूडेंट का मैन भी इस चीज को प्रूव्ड मानेगा। डिसप्रूव्ड कब है? कि मैंने एक ऐसी चीज बोली कि भाई आज गुरुवार है, ठीक, तो कल yesterday it was Wednesday, ठीक, and today is Thursday and I am saying no 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 today is not Thursday, today is Wednesday। तो ऑब्वियस सी चीज है कि भाई जो चीज मैं गलत बोल रही हूँ कोर्ट इज ऑल्सो बिलीविंग कि ना ना बाबा दिस इज नॉट ट्रू, एंड कॉमन प्रूडेंट का मैन इज ऑल्सो सेइंग दिस इज नॉट ट्रू। ना नॉट प्रूव्ड कब क्या होगा? नॉट प्रूव्ड तब होगा जब कोई चीज ना प्रूव हुई है ना डिसप्रूव हुई है, यानी कि अभी जो है वो क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। अगर इस तरफ चली गई तो प्रूव्ड हो जाएगी, अगर आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए नहीं दे पाए तो डिसप्रूव्ड रहेगी। क्लियर? इंडिया, इंडिया का मतलब है हमारा भारत, तो भारत, ठीक, इंडिया, इंडिया, भारत, हमारा भारत महान, जय भारत, जय भारत माता की। ओके, तो ये था आपका सेक्शन नंबर 3। नाउ I think I'll keep this class to section number 3 today because this was an introductory class। जैसे वो डेमो नहीं होता वैसे ही डेमो फेंका था मैंने तुम लोग के लिए। तो if you people have understood it and if you people are enjoying studying with me, then I'm going to take your classes regularly for Indian Evidence Act. So stay tuned with me guys, and you can like this class. You can also follow me on my YouTube channel. So the name of my YouTube channel is Coaching Classes by Ash, AISH. You'll see a girl with these specs, you'll get to know that that's me. Yeah, did I say girl? Yeah, I did.
So now you can join me on an academy as well. You can use my code Asha Lawton to join me. So my code is very easy. Either go for Asha Lawton or you can go for Asha Live. So my name is Asha and I'm live with you. That makes the code Asha Live. So पूरा करें जज बनने का ख्वाब an academy के साथ. Okay. Now guys, you can like I said, you can follow me on an academy. You can follow me on my YouTube channel, and we have an offer that you people are getting 20% off on an academy subscription. All you have to do is join our live batches. So Target Judiciary 2023 and Target Judiciary 2024 is here, and you can use my code Asha Live. Also, for more details, you can call this number. Apart from that, guys, सफलता 5.2 कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से. 12 महीने का ड्यूरेशन है, आज ही से स्टार्ट है. ऑल द मेजर लॉज आर कवर्ड, ऑल क्लासेस विद डाउट सॉल्विंग आर देयर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड नोट्स आर देयर, एंड क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो देयर. Then we have target batch for Bihar judiciary exams. March 18th is starting and 6 months की duration का batch है. We have all major minor local laws, live classes with doubt solving, comprehensive and structured notes, and curated test series. Then we have Haryana ADA special selection batch 2023 started from 9th of March. Duration is 3 months. And ये देख रहे हैं आप, ये मैं ही हूँ, बस चश्मा नहीं है मेरा. लग नहीं रही मैं ऐसी, नहीं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ. Okay, so I'm taking your classes for Haryana ADA and I've started the Sales of Goods Act. So if you people have not joined, you can join me and you can use my code Asha Live and get the offer price. You get 9 subjects in 90 days, integrated tests and live classes by top educators. You have Foundation Judiciary 2023 Major Laws batch, and this batch is started on 7th of March. Duration is 9 months. You get all the major laws covered. You get live classes with doubt solving, comprehensive and structured notes, and curated test series as well. So guys, 20% off on your Unacademy subscription. So what are you people waiting for? Use my code Asha Live and get yourselves enrolled as soon as possible. If you have any questions, any queries, you have the number, call them, ask them. Still any confusion persists? भाई किस दिन काम आएगा. Okay guys, I'll see you people tomorrow then again. That's all for today. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living and also studying. See you. Take care. Good night. Sweet dreams. Bye bye. Shabak hai.